हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने बच्चों लास्ट लेक्चर में एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड एलिमेंट को स्टार्ट कर दिया था और मैंने आप लोगों को शायद रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल बताया। एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने तक मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था कि कैसे सामने वाला कंपाउंड जो है रिएक्शन करेगा और किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट और जो भी चीजें हैं वो बनेंगी। आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें इसमें बनती है, ये सब बातें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? आइए देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जब भी कभी भी रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, इसके बारे में जरा हम लोगों को डिस्कस करना है। आइए सीखते हैं बच्चों क्या इसमें होता है। देखिए, तो जरा ध्यान से देखिए, जब भी कोई भी एम एम का मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है ना, एक्सेप्ट सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट, यहाँ पे हो जाएगा बेरिलियम बीई, एक्सेप्ट बी को छोड़ के कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, ये सारे के सारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। एम का मीनिंग हो जाएगा, जब भी कभी भी किसी भी मेटल के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा 2MO, दिस इज द मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। जनरली दूसरी बात यह है, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद, डज नॉट, बेरिलियम जनरली जो है रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन बिलो 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे जो है बेरिलियम कभी भी जो है, ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों, बेरिलियम कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। किसके साथ नहीं करता है? ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ सिंपल वे में ये कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। जब आप लोग जो है मेटल, जब बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस अबव, इससे ऊपर का जब टेम्परेचर रखोगे तब ये बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल दिस टर्म्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान रखिएगा। और एक और टर्म है बेरियम, बेरियम जब भी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है बेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये बनाता है बेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और भी इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और आगे जब इसको और रिएक्शन करवाया जाता है एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, और भी जब भी आप आगे इसको रिएक्ट कराओगे तो जब रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है BeO2, उसका नाम है बेरियम पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड, ठीक है ना, BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड इसको बोला जाता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक तो जो नॉर्मल बातें हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। दूसरा टर्म्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ जरा ध्यान से देखिए, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा जरा ध्यान से देखिए, ये बेरियम 2 पॉजिटिव का ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव।
ठीक है ना। फिर हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव से, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से, फिर हो जाएगा Be 2 पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि बेरियम 2 पॉजिटिव वाला जो आयन होगा, जो मेटल आयन होगा, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्टर रिएक्शन करेगा। बेरियम 2 पॉजिटिव वाला जो भी आयन होगा वो ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्टर रिएक्शन करेगा। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर नोट कर लीजिएगा कि एक को ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत तेजी से ऐसे रिएक्शन करना है और इस तरीके से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। अब जरा एक नई बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। ये ऑक्साइड, ये तो या तो बेरियम ऑक्साइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है बच्चों, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी हो सकता है और बेरियम ऑक्साइड भी हो सकता है। अब देखो ये ऑक्साइड जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई ये सब, तो बेसिक कैरेक्टर जरा ध्यान से देखिए। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये लीस्ट बेसिक होता है, तो इसलिए बोला जाता है ये लीस्ट, मतलब लीस्ट का मतलब बहुत कम। तो लीस्ट बेसिक का मतलब ये होता है, यहां पे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट बात, इधर देखो, इधर देखो, इधर। बेरियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब आधा एसिडिक और आधा बेसिक नेचर, दोनों का नेचर इसमें होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, लीजिएगा। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। स्टेबिलिटी की बात करते हैं बेटा। देखो अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। इधर से जब इधर जाएंगे तो जरा ध्यान से देखो, इधर से जब इधर जाएंगे तो आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जो बेरियम ऑक्साइड होगा ये सबसे कम आयनिक होगा। बेरियम ऑक्साइड सबसे कम आयनिक होगा। जब मैंने कहा लेफ्ट टू राइट आयनिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द सोडी फजान्स रूल, ठीक है ना। सोडी फजान ने कहा जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाता है तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होता जाता है। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, सोडी फजान ने बताया था, ये चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोडी फजान रूल ऑन इंक्रीजिंग द size of the cation, on increasing the size of the cation, covalent character is decreases। और जब कोवलेंट कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो इधर वाले में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, पीछे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, और आगे बच्चों आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। So that's why what I am saying, barium oxide is a covalent। बेरियम ऑक्साइड जो है कोवलेंट नेचर का होता है। तीसरा एक और बात पूछी जाती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी बात एक ही है, स्टेबिलिटी या टीएस बात एक ही है। टीएस का मतलब टी मींस थर्मल, एस मींस स्टेबिलिटी। देखो Be ऑक्साइड इज ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा MgO, दिस इज ग्रेटर देन CaO and SrO and the BaO, बेरियम ऑक्साइड। ध्यान से सुनिए बच्चों, साइज ऑफ देखिए स्मॉलेस्ट साइज का एनायन है, बिकॉज यहां पे लिख लीजिएगा, बिकॉज साइज ऑफ एनायन इज स्मॉल, इज स्मॉल। स्मॉलेस्ट साइज का, स्मॉलेस्ट लिख दिया है, स्मॉलेस्ट साइज का एनायन होने की वजह से इसमें जो है ये जो कैरेक्टर है बच्चों ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जो कि आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें मैंने इसमें आप लोगों को बता दी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलिए, तो आइए एक बात और मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें जब भी ये मेटल ऑक्साइड जब भी आप बना रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। जब भी आप इन मेटल ऑक्साइड को बना रहे हैं तो क्या हो रहा है ये आपको पता लग गया होगा। इधर देखिए जरा, इधर देखिए, इधर देखिए, ये रिएक्शन जो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा लिखूंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपसे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे लिखूंगा। जब भी किसी भी मेटल ऑक्साइड का आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो ये बनाएगा MOH2, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इसका नाम है मेटल हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेटल हाइड्रोक्साइड। और सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो, अगर इसी मेटल हाइड्रोक्साइड को वापस में अगर हीट करते हो, हीट करने पे ये अपने मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नोट करिए इसको। ठीक है ना। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये जब भी रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता। रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है एक्स, एक्स का मतलब होता है हेलोजन। और ये हेलोजन हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन, हो सकता है बच्चों, और आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। हेलोजन का मतलब एक्स, बताया होगा, नहीं भी बताया तो लिख लिया करो। जब भी कभी भी जरा ध्यान देखिए, जब भी कभी भी कोई भी मेटल एल्केलाइन अर्थ मेटल X2 से रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा MX2, MX2, ठीक है ना। या इसी एल्केलाइन अर्थ मेटल को HX के साथ जब रिएक्शन करेंगे आप तो ये बनाएगा MX2 प्लस H2, ठीक है ना। या आप इसको, ठीक है ना, या आप जो है बच्चों यहां से मेटल ऑक्साइड को जब HX के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है MX2 प्लस H2O मॉलिक्यूल। तो कोई भी एक रिएक्शन देख लीजिएगा, आपको रेफर कर लेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये मेटल ऑक्साइड कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे इसके बीच में एक मेटल ऑक्साइड बॉन्ड होगा। ये जो मेटल ऑक्साइड बॉन्ड होगा ये जनरली आयोनिक नेचर का होगा। आयोनिक नेचर का कैसा बॉन्ड होगा, ये आयोनिक नेचर का होगा। तो कहने का मतलब ये है बेरिलियम Cl2 भी हो सकता है, MgCl2 भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम Cl2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब BeCl2 भी हो सकता है, MgCl2 भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी हो सकता है, बेरियम क्लोराइड भी हो सकता है। इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप लोगों को नोट करना,
ठीक है ना। अब सुनो भाई, आप देखिएगा जैसे ही आप यहां से यहां जाएंगे तो देखिए साइज ऑफ कैटायन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर हुई बात क्या। दूसरा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा एक बात और देखो, तो जब आयनिक कैरेक्टर यहां से इधर बढ़ रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा होगा, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा, ये वाला। तो जनरली ये बॉन्ड आयनिक ना होके बेरिलियम जो क्लोराइड बॉन्ड होता है बच्चों, जो BeCl2 बॉन्ड होता है, ये मॉलिक्यूल जनरली कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है। ये बच्चों जनरली इसको जो है हम लोग बोलते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ड्यू टू small size and high polarizing power of Ba2 ions, स्मॉल साइज और हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ, ठीक है ना। तो जनरली जो बीई देखिए बेरिलियम X2 जो मॉलिक्यूल होता है ये जनरली पॉलीमेरिक होता है। कैसा होता है, पॉलीमेरिक होता है। जरा मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। इन वेपर फेज BeCl2 exist as डाइमर, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब Be हो गया Cl याद रखना है ये सारी बातें, ठीक है ना। इन सॉलिड फेज ठीक है ना, एग्जिस्ट करता है ये बेरिलियम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में। लो अब 1200 केल्विन टेम्परेचर, 1200 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर ये बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है ना, BeCl2n जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज ओनली इस फॉर्म में लीनियर, लीनियर नोट कर लीजिएगा। और इसको आप लोग बोल रहे हैं दिस इज द मोनोमर फॉर्म, तो यही तो इसका मोनोमर फॉर्म है, नोट करो बेटा।
बच्चों फिर हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना, क्या ये बनाता है इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। Reaction with nitrogen, नाइट्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है इसके बारे में जरा देखते हैं। ठीक है ना। तो जब भी कभी भी कोई भी मेटल, बच्चों जब भी कभी भी कोई भी एल्केलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो करस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्राइड के कॉम्प्लेक्स को बनाता है, वो करस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्राइड के कॉम्प्लेक्स को बनाता है। आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मेटल प्लस N2, तो ये आपका बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, 2M M2N3, इसको बोलते हैं M2N3। तो ये आपका क्या बन गया है, मेटल नाइट्राइड, ठीक है ना। ये आपका मेटल नाइट्राइड बन गया है। ये जो मेटल नाइट्राइड होते हैं जरा ध्यान से देखिए, ये Be2N3 हो सकता है, Mg2N3 हो सकता है, Ca2N3 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसमें से जो ये होता है ये कोवलेंट नेचर का होता है, ये वाला कोवलेंट नेचर का होता है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी, तो देखिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल, थर्मली दिस इज द मोर स्टेबल देन दिस, ये ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी लिखा है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और इसको बोल सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान रखिएगा ये वाला। आपने सोचा सुना होगा, मैं एक इंपॉर्टेंट बात नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट करके, एल्केली मेटल, एल्केली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम के अलावा ये एल्केलाइन, ग्रुप सेकंड को एल्केलाइन बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एल्केली। तो एल्केली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है ना, डज नॉट रिएक्ट विद, डज नॉट
रिएक्ट विद नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि इसको नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, और बट लिथियम रिएक्ट विद N2, N2 के साथ लिथियम रिएक्शन करता है, क्यों, देखिए लिथियम प्लस नाइट्रोजन, तो ये बनाता है बच्चों, ये बनाता है। और क्यों नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है जो अदर एल्केली मेटल है, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, required to break this नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आसानी से अदर एल्केली मेटल के पास अवेलेबल नहीं होती है बच्चों, इसलिए अदर एल्केली मेटल इस नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ पाने में अपने आप को एबल नहीं कर पाते हैं, जबकि लिथियम और एल्केलाइन अर्थ मेटल आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये मैंने कहा कोवलेंट नेचर क्या है, और बाकी ये सब के सब कैसे नेचर के हैं, ये बाकी सब के सब आयोनिक नेचर के, except beryllium nitride, all the other metal nitride complex are ionic in nature, whereas the beryllium nitride is the covalent in nature because of the high polarizing power of beryllium 2 positive ion। beryllium 2 positive ion का high polarizing power होता है, that's why it always forms the covalent compound rather than, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड्स की कंपैरिजन में यह हमेशा कोवैलेंट ही बनाता है जनरली, ओके। आइए अब देखिए, जब भी हम लोग मेटल नाइट्राइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 मॉलिक्यूल। इसको बैलेंस कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा बैलेंस मैंने करके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है ना। तो जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मेटल नाइट्राइड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो अमोनिया गैस का इवोल्यूशन, तो अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए, तो एक बात तो मैंने आपको बता दी है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ रिएक्शन करने पे ये क्या बनाएगा, ठीक है ना, चलिए देखते हैं।
कौन सी रिएक्शन इसमें बनती है। ठीक है ना, देखिए रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाता है इसके बारे में। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम के अलावा, एक्सेप्ट बेरिलियम, जब भी कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है, कार्बन के साथ ऐसे लिख देता हूं, कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो बनाता है मेटल कार्बाइड। ठीक है ना, इसका नाम है, इसको बोलते हैं मेटल कार्बाइड। लेकिन बेरिलियम कार्बाइड को कैसे बनाते हैं जरा देखिए। बेरिलियम ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, जब बेरिलियम ऑक्साइड को दो कार्बन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बनाता है बेरिलियम कार्बाइड प्लस सी। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं बेरिलियम कार्बाइड, इसको बोलते हैं बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड इसको बोला जाता है। देखिए ठीक है, इसको बोला जाता है बेरिलियम कार्बाइड। ठीक है, ये जो बेरिलियम कार्बाइड या अदर जो भी मेटल हैं इनके जो है अलग अलग, ठीक है ना, इनका जो है मेन जो टर्म्स है हाइड्रोलाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सारे के सारे मॉलिक्यूल का। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसके हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, बेरिलियम कार्बाइड ऐसा होता है BeC। अगर मैग्नीशियम कार्बाइड की बात करते हैं तो ये होता है Mg2C3। और बाकी आपके पास कैल्शियम कार्बाइड हो गया, स्टोनशियम कार्बाइड हो गया और बेरियम कार्बाइड, इनका फॉर्मूला ये। ठीक है, जब भी हम बेरियम कार्बाइड का बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CH गैस। इंपॉर्टेंट ये है, मीथेन गैस इससे निकलती है। जब भी हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों तो ये बनाता है MgOH2 प्लस C3H4, C3H4 ही बनाएगा। हाँ, और इसका नाम है प्रोपाइन गैस। बाकी के सब जरा ध्यान में रखिए, जब भी आप इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं
तो ये करस्पॉन्डिंग मेटल तो ये करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग मेटल C2H2 का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रखी है। ये जो रिएक्शन है इनके हाइड्रोलाइसिस की, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास होता है CaCa2, C2 को जब मैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करूंगा तो ये बनाता है CaN2 प्लस कार्बन, CaN2 प्लस कार्बन, दिख रहा है सभी को, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2 से जब रिएक्शन करेंगे CaCN2 प्लस कार्बन, तो इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड। और सुनो, कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं नाइट्रोलिम, नाइट्रोलियम, ठीक है ना। ये जो नाइट्रोलियम है ये एक फर्टिलाइजर है, ये नाइट्रोलियम एक एज ए फर्टिलाइजर है। कैल्शियम कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 गैस का फॉर्मेशन करता है, और यही कैल्शियम रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए, जो आपने देखा होगा जब आपने फलों की पेटी में एक जो है छोटा छोटा पाउच आता है, जब भी आप देखते होंगे कोई भी फ्रूट्स की पेटी, जिन लोगों का शॉप होगा, जिन लोगों का सब्जी और फल का दुकान होगा घरों में, तो फल की पेटियों में आप देखिएगा छोटे छोटे पाउच में कुछ पाउडर आता है, वो कैल्शियम कार्बाइड ही होता है, वो फलों को पकाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। वो जो कैल्शियम कार्बाइड का जो पाउडर है बच्चों, वो फलों को पकाने के लिए ही यूज होता है, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं और पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आएगा, जो कि डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आएगा। पहले इसको नोट कर लीजिएगा भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
ठीक है ना। तो बच्चों ये नोट कर दिया होगा, इसमें कोई भी अगर बीच में अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कुछ भी अगर समझना है तो वो मुझसे कह सकता है कि सर इसको एक बार और समझाइए, 2 बार और समझाइए, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो एक और टर्म हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ दोनों के लिए हम लोग पढ़ते हैं। मैंने सॉल्युबिलिटी जो है एल्केली मेटल में नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं अभी सॉल्युबिलिटी दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, एल्केली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना, दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। एल्केली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, एल्केली और एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। सुनिए, किसी भी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करना ही सॉल्युबिलिटी है। अभी आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, वहां पे आपने न्यूमेरिकली पढ़ा था। किसी भी कंपाउंड को बच्चों पानी में डिसॉल्व करना ही सॉल्युबिलिटी है। कोई भी कंपाउंड अगर पानी में जितना जल्दी से और जितना ज्यादा जल्दी से आसानी से डिसॉल्व हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड वाटर में अगर इजीली डिसॉल्व हो जाता है दैट वी कैन से दैट कंपाउंड कैन, हम लोग बोल सकते हैं that the solubility of that compound would be greater, more and more, ठीक है। if अगर मैं आपसे कहूं for a compound to be a soluble in a water or any other solvent there are the two factor are mainly responsible, ठीक है ना। हमारे पास दो फैक्टर हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। the first one is that, यहाँ पे लिखता हूं, for the solubility for the solubility of molecule there are the two type of the factor. First one is the lattice energy, ठीक है ना, lattice energy, और दूसरा आपका होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी। पानी में अगर, कहने का मतलब ये है बच्चों, लैटिस एनर्जी का मतलब भी आप लोग जानते हैं कि लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/r, 1/r ऐसे ही बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू k, ऐसे ही था ना। तो r जिसका ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा, और हाइड्रेशन एनर्जी इज द इवन 1/रेडियस। देयर आर द सेम फॉर्मूला, दोनों के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयंस, कोई भी मेटल पानी में जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा बोलेंगे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा है। या मैं इन अनदर वन, इफ द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दैट मेटल इज द ग्रेटर मोर एंड द मोर, अगर किसी मेटल की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है it means that compound, the solubility of that compound would be more, है ना, होगी, कितना ज्यादा होगी, है ना। यही कहेंगे भाई उस कंपाउंड का जो solubility है
वो ज्यादा से ज्यादा होगी अगर किसी उस कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो सबसे अब देखो ऊपर से नीचे आने पे दोनों की क्या हो रही है, रेडियस मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे लैटिस एनर्जी भी कम हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है, जाहिर सी बात है। सर तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर ए कंपाउंड, जरा ध्यान से देखिए इस बात को, फॉर ए कंपाउंड टू बी soluble in water and other solvent their hydration energy, He लिखा हुआ है ना, समझ रहे हैं, their hydration energy must be greater than लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आई बात क्या, लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो, लेकिन दूसरे टर्म में कहूंगा बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, both lattice energy and hydration energy decreases down the group। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरा ध्यान में रखिए। मतलब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप बिल्कुल डिक्रीज होती है, ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में देखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों के दोनों जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन एक बात जरा ध्यान से रखिए, अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कंपैरिजन टू लैटिस एनर्जी, मैंने लिखा है फॉर ए कंपाउंड टू बी ए soluble in the water and other solvent their hydration energy must be greater than होनी चाहिए लैटिस, मतलब He ज्यादा होनी चाहिए कंपैरिजन टू Le, तभी वो कंपाउंड पानी में soluble होगा। समझ रहे हैं क्या, इस क्वेश्चन को जेई कम से कम 6 से 7 बार पूछ दिया है। सुनो, अब देखो भाई एक नई बात इसमें थोड़ा सा, ठीक है, डाउन द ग्रुप मैं लिख देता हूं, डाउन द ग्रुप lattice energy decreases more rapidly than hydration energy if size of anion is small। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में लिख लेता हूं, सुनो पहले, ये छोड़ो, ये मत लिखो भाई, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल अभी आपको क्वेश्चन करना है, तो इसलिए ये थोड़ा देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पे दोनों के दोनों लैटिस एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपाउंड को सॉल्युबल करना है पानी में या अदर सॉल्वेंट में, तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तभी वो सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कुछ बता।
इसको नोट कर लो बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिया होगा शायद। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, बहुत बढ़िया से सुनो। सपोज आपके पास एनायन है, दो टाइप के एनायन है। एक है आपके पास स्मॉल एनायन और दूसरा आपके पास क्या है, लार्ज एनायन है। समझ रहे हैं क्या? सुनो, स्मॉल में जैसे क्या हो गया, इधर देखो F माइनस, F का मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं X माइनस N3 माइनस OH माइनस O माइनस H माइनस ETC। स्मॉल एनायन इन्हीं को बोलेंगे। लार्ज क्या हुआ बच्चा पार्टी, CO3 2 माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस PO4 2 माइनस ETC। इनका लार्ज साइज है। तो क्या होता है, अगर किसी मेटल पे स्मॉल एनायन लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली देन हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। अगर एनायन का साइज बच्चों छोटा है तो मैंने कहा लैटिस एनर्जी तेजी से कम होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। समझ रहे हैं क्या? डाउन द ग्रुप कब, जब साइज ऐसा होगा, छोटा होगा। सुनो अब, मैंने कहा ऊपर से नीचे, मान के चलो मैंने कहा बेरियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव के लिए बेरियम सबसे नीचे है, तो बेरियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी या लैटिस एनर्जी, ये बताओ आप लोग, बताओ। रिद्धि तुम बताओ बेटा। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। मैंने कहा बेरियम सबसे नीचे है। अब क्वेश्चन ये है कि बेरियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी या लैटिस एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। बिल्कुल सही, क्योंकि लैटिस एनर्जी भी नीचे जाने पे कम हो रही है, हाइड्रेशन भी कम हो रही है, लेकिन लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा कम हो रही है कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी। सो मींस हाइड्रेशन इज द ग्रेटर देन हो जाएगा इसका लैटिस एनर्जी। ठीक है ना? लेकिन एनायन क्या होना चाहिए, इस पे एक बात और भूल गया मैं, एनायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तब की बात। ठीक है ना? ठीक, इन दिस केस, इन दिस केस हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सुनो, तो इस केस में क्या होता है, लैटिस एनर्जी, या इस केस में क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस more rapidly than lattice energy। जब साइज ऑफ एनायन ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी तेजी से कम हो जाती है। मतलब ऑन डाउन द ग्रुप में, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से सुनो बच्चा। लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन होगी, लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन होगी हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आई बात क्या? अब इधर सुनो, अब इधर सुनो, अब इधर सुनो, सुनो। मैंने लिखा BeSO4, फिर मैंने लिखा MgSO4, फिर मैंने लिखा कैल्शियम SO4 and this is the strontium SO4 only. There are only 4 atoms. Order of solubility we have to write.
order of solubility. So in these cases you are looking that there is the anion is the SO4, means large size of anion. What is happening that the हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी तेजी से कम हो रही है। यहाँ पे हो रही है क्या, जब हाइड्रेशन एनर्जी तेजी से कम हो रही होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी इधर ज्यादा होगी तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ऑर्डर ये हो जाएगा। जिसको ये समझ में नहीं आया पूछिएगा। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है, इधर सुनो, बेरिलियम सल्फेट का मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, ये जेई में 4 बार पूछ दिया गया है, मोर देन लैटिस एनर्जी। मैंने बता दिया है साइज ऑफ एनर्जी लार्ज है तो ऐसा हो जाएगा। अब सुनो एक केस और बताता हूं, पहले ये नोट कर लो यार, आप अच्छे से इसको पहले नोट करो आराम से, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन है और ये क्वेश्चन आएगा। हो गया, सुनो सुनो बेटा, सुनो भाई इधर, अगर मैं लिखता हूं BeOH2 MgOH2 कैल्शियम OH2 स्टोनशियम OH2 एंड बेरियम, इधर देखो तो सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा भाई, सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी इसका ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि साइज और एनायन छोटा है तो ऊपर से नीचे जाने में हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी ज्यादा जल्दी से कम होगी। तो आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं, BOH2 के केस में क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। ये लाइन जो है जेई एडवांस में पूछी गई थी, ये लाइन जो है जेई एडवांस में पूछी गई थी, नोट कर लीजिएगा। किसी को अगर कोई डाउट है बढ़िया से पूछ लीजिएगा, बढ़िया से पूछ सकते हैं, कोई भी हमारी तरफ से बच्चों, कोई भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए जरा देखिए, 1 मिनट, एक बात और देखिए भाई, एल्केली और एल्काइलाइन दोनों के लिए सेम है। देखिए अब मैं लिखता हूं, मान के चलिए मैंने लिखा LiF NaF KF RbF। अब सॉल्युबिलिटी अगर सपोज इसमें पूछता है तो देखो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी आपको पता है, अगर साइज अगर छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ऊपर से नीचे जाने में, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। या ऐसा कर सकते हैं, इधर देखिए Be3N2
इन दोनों में बात करो भाई, किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी? बेरिलियम और कैल्शियम में आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट साइज का है। जब स्मॉलेस्ट साइज का है तो ऊपर से नीचे जाने पे लैटिस एनर्जी जल्दी से कम हो जाएगी कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो मतलब कैल्शियम नाइट्राइड का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। कैल्शियम नाइट्राइड का बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? लैटिस एनर्जी। तो आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत है इससे रिलेटेड, कोई भी बात अगर आपको कहनी है बच्चों, आप मुझसे कह सकते हैं। देन मैं क्लास को एंड करता हूं। चलिए बच्चों ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।